इसका श्रेय डॉक्टर भगत को देते हैं, क्योंकि उनके ज़रिए ही मेरी बेटी आगे निकलेगी, उसका टैलेंट लोगों के बीच में आएगा, उसकी एक अलग पहचान बनेगी। तो सर ने मुझे चांस दिया कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ और मुझे भी एक पहचान दी कि हाँ तुम कुछ कर सकती हो। सर ने मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट बहुत किया है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा ये टैलेंट अब तक छुपा रहा लेकिन अब नहीं छुपेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट एक सोल की आवाज़ होती है। जब हम कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं यूजुअली, तो वो हम अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। मेरे को नहीं था कि मैं इतने आगे तक आऊँगी, गाऊँगी या अपना कुछ भी टैलेंट किसी को भी दिखा पाऊँगी, तो सर के थ्रू वो सामने आया है, तो इट इज़ वेरी मोटिवेशनल फॉर मी, सो थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, दोस्तों। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों, हमने कई बार अनाउंस किया है कि हम उभरते हुए कलाकारों को इनकरेज करते हैं, और इसी सीरीज़ में हमने एक मैगज़ीन भी निकाली है, मुस्कान, जिसके 3 एडिशन निकल चुके हैं, चौथा अभी इस हफ्ते निकलेगा, जिसमें उभरते हुए कलाकारों की कविताएं और पेंटिंग्स भी होंगी। आज 2 उभरते हुए कलाकार मेरे साथ हैं जो अपने आप ही जिन लोगों ने सीखा है, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है इनको, लेकिन एक शौक़, इनहेरेंट शौक़ जिसको कहते हैं, अंदर से कुछ इनके एक लालसा थी कुछ करने की, तो उन्होंने किया है। मेरे साथ बैठी है प्रेरणा, जो ड्राइंग्स करती है, मंडेला ड्राइंग्स, और ये अपने बारे में बताएंगी। और मेरे सामने है मानसी, जो डांस भी करती है, गाना भी गाती है और एक्टिंग भी कर लेती है। एक्टिंग करते करते मेरा भी उल्लू बना देती है कभी कभी। और तो चलिए हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। मानसी वैसे हमारे यहाँ स्टाफ नर्स का काम करती है, और प्रेरणा भी यहाँ पीछे रहती है। तो ये लोग अपने शौक़ से आगे बढ़े हैं। तो पहले मैं प्रेरणा से पूछता हूँ, प्रेरणा बेटे, ये तुम कब से पेंटिंग कर रहे हो? सर बचपन से। बचपन तो एक साल? बचपन यानी मैंने जब मैं 4-5 साल की थी, तो मैंने अपने फादर को देखा था सबसे पहले बनाते हुए। उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि ड्राइंग ऐसे बनानी होती, जब मुझे स्कूल से प्रोजेक्ट्स मिलते थे। देन धीरे धीरे मैं देखती गई, सीखती गई, देखती गई, सीखती गई और बनाती चली गई, और मुझे उसमें एक पीस मिलता था। मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट एक सोल की आवाज़ होती है। जब हम कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं यूजुअली, तो वो हम अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए ये धीरे धीरे मेरा पैशन बन गया। बहुत बढ़िया बात कही कि आत्मा के अंदर से आवाज़ आती है तभी कुछ बनता है। और ये बात मेरे से अच्छा तो मैं भी ये बात कहता हूँ कि जब मैं कविता लिख देता हूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आता मैंने कहाँ से लिख दी है, और बाद में सोचता हूँ कि ये शब्द कहाँ से आए। और लेकिन तुमने बातों में ये बात भी बताई कि तुम्हारे पिताजी को देख के, यानी जो इनिशियल इंस्पिरेशन थी तुम्हारे पिताजी से मिली तुम्हें। तो पिताजी पेंटिंग का काम करते थे, क्या करते थे? नहीं सर, उनका शौक़ था। वैसे उन्होंने काफ़ी सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स जीते हुए हैं डैड ने मेरे, बट उनका ऐसा नहीं है कि वो इसके थ्रू कुछ कमाई कर रहे थे या कुछ नहीं। उनका साइड में था कि हाँ मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है। तो आपने उनका वो जो पेंटिंग्स है सब संभाल के रखी हुई हैं? जी, थोड़ी सी है, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी पेंटिंग हो, बस थोड़ा शौक के लिए करते हैं। A4 साइज़ में है, पेपर में कितनी है? जी होगी एक। हाँ 2-4 होंगी ना। तो हम कभी उनको देखेंगे अच्छे से और उनको करेंगे। अभी आप अपनी कुछ पेंटिंग्स जो हैं अपने मोबाइल पे दिखाइए, फिर हम उनको उनके स्क्रीनशॉट्स भी लेंगे। तो मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि ज़रा उसको जूम करके देखेंगे, ताकि दर्शकों को लगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तब तक हम मानसी से बात करते हैं। मानसी, तुम कब से ये गाना गा रही? सर मैं अपने स्कूल में थी, 7th 8th क्लास में थी। तो जब भी हमारे स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी कोई भी ऐसा फंक्शन आता था, सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि हाँ मुझे जाना है, मुझे पार्टिसिपेट करना है। उस टाइम पे भी मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं इतना आगे कर पाऊँगी, लेकिन मुझे शौक़ था, मुझे बहुत खुशी मिलती थी गाना गा के, डांस करके, बहुत खुश होती थी मैं। तभी से मेरा ये सारी चीज़ें स्टार्ट थी कि हाँ मुझे गाना है। बहुत लोगों ने मुझे बोला भी कि आप गाते हो, आप कहीं पे सीखो, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं कहीं सीख पाऊँ। मौका इसलिए नहीं मिला, मेरे फादर थे, मेरे फादर की तबीयत ख़राब रहती थी और मेरी मम्मा भी नहीं है,
तो वो फैमिली प्रेशर भी है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती थी जिसकी वजह से मैं कभी सीख नहीं पाई, ना मैं डांस सीख पाई ना मैं म्यूज़िक सीख पाई। लेकिन उसके बाद ये सारा चलता रहा, कहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता था वहाँ मैं ज़रूर गाती थी, ज़रूर मैं डांस भी करती थी, जहाँ पे भी मैं अपनी आर्ट को शो कर सकती थी वहाँ मैंने किया। उसके बाद मैं यहाँ भगत चंद्रा हॉस्पिटल आई और मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था, ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पे कवि सम्मेलन था तो मैं वहाँ आई थी। तो कवि सम्मेलन में मैंने वहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे, कुछ ना कुछ गा रहे थे। वो चीज़ होती है ना कि जो कर सकता है ना तो वो रुक नहीं सकता है। तो मुझसे सर ने पूछा कि आप भी कुछ बोलना चाहोगे, तो मैंने सोचा कि मैं तो पोइट हूँ नहीं, मतलब मैं पोइट्री भी नहीं करती हूँ और यहाँ पे तो कवि सम्मेलन चल रहा है तो फिर मैं क्या बोलूँ। तो मैंने कहा मैं कुछ बोलूँगी नहीं, मतलब मैं सिर्फ गाऊँगी। तो मैंने एक सॉन्ग गाया था, वहीं पे सर ने मेरे को देखा था तो सर ने मुझे चांस दिया कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ और मुझे भी एक पहचान दी कि हाँ तुम कुछ कर सकती हो। सर ने मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट बहुत किया है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा ये टैलेंट अब तक छुपा रहा है लेकिन अब नहीं छुपेगा। तो थैंक यू सो मच सर, इसी तरीके से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने जैसे कहा कि पहला हमने इससे गाना गवाया, वो भी एक चांस था। वो गाने का हमने रिकॉर्डिंग का टाइम फिक्स किया हुआ था और चांस की बात थी कि जो सिंगर थी उसका गला उस दिन ख़राब हो गया और उस दिन सडनली उसने शाम को बोल दिया कि मैं तो नहीं आ सकती। अब हमने स्टूडियो में टाइम लिया हुआ था तो एकदम मुझे ध्यान आया कि मानसी ने उस दिन गाना गाया था और अच्छा गाया था। तो हमने भेज के स्टाफ को इसको घर से बुला लिया और रात को हमने 1-1.5 घंटा रिहर्सल की, 1.5-2 घंटे, और अगले दिन वो गाना हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। तो वो इसका पहला गाना था जो स्टूडियो में था। और गाने के ज़रा बोलोगे आप? इंतज़ार है तेरा, इंतज़ार है, इंतज़ार है तेरा ही इंतज़ार है, रेशम की डोरी चांदी का पलना, रेशम की डोरी चांदी का पलना, नाच रहे हैं और गा रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये इसका पहला गाना था जो स्टूडियो में इसने रिकॉर्ड किया था और इसके भाव देख के मैं समझ गया कि बहुत ही खुश है ये। वो माइक में स्टूडियो के अंदर साउंड प्रूफ कमरे में गाना गाना और स्टेज पे गाना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और फिर आपको बीट टू बीट एक अपना जो कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन मेरे और मेरे म्यूजिशियन जो है हिमांशु पांडे, हम दोनों ने रियलाइज़ कर लिया कि इनमें पोटेंशियल है। तो आगे इनके पास फिर आएंगे। अभी हम प्रेरणा से बात करते हैं। प्रेरणा, आप दिखाइए अपनी ज़रा पिक्चर से एक एक करके जूम करिए। इस पर्टिकुलर पिक्चर में आप क्या कहना चाहती हैं? ये किसे क्या चीज़ डिपिक्ट करती है? ये मैंने गणेश चतुर्थी के लिए बनाया था और बिकॉज़ मैं गणेश जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, इसलिए मैंने अपने सारे एक इमोशंस इसके अंदर डाले थे कि मैं कितना ज़्यादा मानती हूँ उन्हें या कितना ज़्यादा मैं कनेक्टेड हूँ। इस मैंने इमोशन से ये बनाया था। नेक्स्ट मैंने बनाया था ये जोकर, जो मूवीज़ में आते हैं। ये मेरा मेन आर्ट वर्क है। ये मेरा मेन आर्ट वर्क है जिसे मंडाला बोला जाता है, जिसके अंदर स्पेसिफिक टूल्स एंड पेन्स लगते हैं। नेक्स्ट ये है शिव जी, महादेव भोलेनाथ जी। ये तो बहुत ज़्यादा दिल के करीब हैं, इसलिए मैं मानसी से बोलूँगा कि एक वो गाना जो भोलेनाथ वाला है सुनाइए ज़रा। आप इसको खुला रखिए। जी। तू मेरा भोलेनाथ। तू मेरा भोलेनाथ मैं तेरा भोला, 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 कर कृपा तू मुझ पे मेरे भोलेनाथ, कर कृपा तू मुझ पे मेरे भोलेनाथ। देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग और कितने सुंदर शब्द भी साथ में आ गए। और दिखाओ बेटे। और अगेन भोलेनाथ बहुत सुंदर। मैंने इसे ब्लैक पेज पे बनाया है विद वाइट पेन। और इन आर्ट्स को बनाने में कम से कम 1 हफ्ता जाता ही है, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी डिटेलिंग्स होती है एंड
काफ़ी इसके अंदर बारीक काम होता है, काफ़ी बारीक काम होता है, इसलिए इसमें कम से कम 4-5 या 1 हफ्ता तो जाता ही है बनाने में। तो अभी आप पढ़ाई भी कर रही हैं? जी, कहाँ पे कर रही हैं? मैं इग्नू से हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ। ठीक है, आगे फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर में वैसे तो मुझे आर्ट में ही बिज़नेस स्टार्ट करना है, ताकि मैं अपने आर्ट्स बेचूं, और अगर ये नहीं होता है या साइड में इसे मैं रखती हूँ तो फिर मुझे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करना है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ से बीच में आ गया ये? नहीं, एक्चुअली मुझे शुरू से ही हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। वो तो लाइफ वही है कि जैसा आप सोचो हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो बहुत ही मुश्किलों से मुझे ये सेकंड चांस मिला है, दैट्स वाई। बट मैं ऑप्शन रख के चल रही हूँ, क्योंकि लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल, इसलिए ऑप्शंस रख के चल रही हूँ। मानसी, तुम गाना एक चीज़ था, डांस, और फिर एक्टिंग कहाँ से सीखी? ये भी कॉलेज में ही, स्कूल में, या अपने आप ही करती रहती है? एक्टिंग तो मैंने सर के पास ही आके सीखी है। एक्टिंग का ये था कि स्कूल में नहीं करी, कॉलेज में भी नहीं करी है, सिर्फ गाया है, और डांस का मुझे बहुत शौक है। एक्टिंग ऐसे की थी कि सर का गाना आया था अजनबी, तो सर ने बताया कि इस तरीके से गाना है, तुम्हें करना है। अब वो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो अब सर इज़ लाइक माई फादर, तो अब पापा के सामने शर्म आती है, तो उसी तरह मुझे शर्म आ रही है कि मैं सर के सामने कैसे करूं और मुझे क्या करना है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। सर ने थोड़ा मुझे गाइड किया, कोई बात नहीं, तुम वर्ड्स के साथ जाओ, जो चल रहा है उसके हिसाब से तुम करो। तो अजनबी सॉन्ग में मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्ट किया है, मैंने पहले कभी नहीं किया है। नहीं, बहुत अच्छा है। 2 गानों में एक्ट किया है, बल्कि और भी गाने हैं। अजनबी में किया है, धड़कन में किया है, चल संग तो मेरे में भी कुछ सीन्स में है, संगी साथी में है, और इंतज़ार है तेरा इंतज़ार है, जिसमें मंदिर में डांस है। वो तो काफ़ी गानों में है, ऐसी बात नहीं कि खाली 2 में है। और अभी और भी गाने आ रहे हैं हमारे, तो देखते हैं, मौका देंगे। आज प्रेरणा को हमने खास बुलाया कि हमारे पास जो कुछ कविताएं, अगली बुक रिलीज़ हो रही है, तो मैं इनको कुछ आइडियाज़ दूंगा। अगर ये जल्दी अगले 2 दिन में कुछ पेंटिंग्स दे पाएंगी तो हम अपनी बुक में उसको लेंगे। नहीं तो एक पेंटिंग तो इनकी हम, ये जो मुस्कान मैगज़ीन है, जिसका अगला एडिशन रिलीज़ होने वाला है, तो कम से कम 2 पेंटिंग्स तो हम इनकी इसमें छापेंगे, ठीक है? तो वो भी आज हम ये काम करेंगे। तो ये देखिए, ये एक सबको समझने की बात है कि दुनिया में मैं से ऊपर उठ के जब आप आगे जाएंगे और दूसरों को इनकरेज करेंगे, ये समझेंगे कि आपके अलावा भी दुनिया में लोग हैं जिनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है, जिनमें टैलेंट है। टैलेंट को इनकरेज करना होता है, और टैलेंट की कमी नहीं है। हर एक में कोई ना कोई टैलेंट होता है। किसी में बोलने का टैलेंट है, किसी में गाने का है, किसी में एक्टिंग का है, किसी में मिमिक्री का है, किसी में लेखन का है, कोई कविताएं लिखता है, कोई कहानियाँ लिखता है। तो ये टैलेंट है। कईयों को शौक़ है गार्डनिंग के हैं। आजकल जब से टिकटॉक आया और ये शॉर्ट रील्स आने लग गई हैं, लोगों ने अपने एक्टिंग टैलेंट और ये सब दिखाए भी हैं, और कई बारी हदें भी पार की हैं उसमें, और कई बारी जान भी खोई है। लेकिन हम जो इनकरेज कर रहे हैं वो इस तरह के नहीं, बल्कि एक साफ़ सुथरा रिफाइंड जो एक आर्ट है, चाहे वो गाने की है, चाहे वो पेंटिंग की है, हम उसको इनकरेज करेंगे। और मैंने आगे भी 1-2 बारी अनाउंस किया है कि जिन लोगों में भी आर्ट है वो हमारे पास आएँ। प्रेरणा की माँ भी जो इस हॉस्पिटल में काम करती हैं, ये मेरे पास आई थी कि मेरी बेटी की पेंटिंग्स हैं, क्या आप वो छपवा देंगे? तो मैंने कहा ज़रूर छपवा दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने फट से अगले दिन मेरे को भेज दी, और अच्छी लगी मुझे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बारी की मैगज़ीन में, इस बारी अगर किसी तरह दिक्कत हो तो अगली बारी में तो ज़रूर हम उसको एक छपवाएंगे। और इनकी पेंटिंग्स, जैसे मैंने कहा कि हम प्रिंट करके, फ्रेम करके, और जो हमारी शॉप है प्लांट्स की, उसमें हम रखेंगे, ताकि जो इसका एक डायरेक्शन लाइफ में देना चाहती है कि पेंटिंग्स को प्रोफेशन बनाना चाहती है, जैसे कि इसने कहा, तो हम उसको इनकरेज करेंगे। तो प्रेरणा, और कुछ कहना चाहती है तुम? सर, एक्चुअली मुझे मेरे फादर के तरफ से ऐसा नहीं है सपोर्ट कि हाँ तुम पेंटिंग्स में जाओ। वो थोड़ा ऐसा मानते हैं कि जो लोग जैसे IPS ऑफिसर वगैरह होते हैं, या जज होते हैं, या वकील होते हैं, बस वो ही अच्छे होते हैं, बाकी दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी एंड एनर्जी। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, ये भी प्रोफेशन बन सकता है, हम इसमें भी कुछ कर सकते हैं।
बाकी मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है, कहीं से कुछ सीखा नहीं है। ये जो भी मैं कर रही हूँ ये मैं अपने आइडियाज़ पे कर रही हूँ। कभी कभी रेफरेंस ले लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, बट मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है। बस करती गई, गलती करती गई, सीखती गई अपनी ही गलतियों से और आगे बढ़ती गई। कोई बात नहीं। देखिए, मैंने आगे भी एक जब एग्ज़ाम पे एक कविता लिखी थी और उसमें एक बात कही थी कि माँ बाप का काम ये नहीं है कि अपने सपने बच्चों पे थोपे। माँ बाप का काम है कि बच्चों के सपनों को पूरा करने में मदद करें। दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। अक्सर होता क्या है कि माँ बाप ने अपने बचपन में कुछ सपने देखे थे और वो उनको पूरा नहीं कर पाए। अब वो चाहते हैं कि अपने बच्चों के थ्रू वो सपने पूरे करें, लेकिन हर बच्चे की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है और वो पर्सनैलिटी को आपका काम है उभारना उसको, ना कि उसको सप्रेस करना और अपने सपनों को उन पे थोपना। उससे क्या होता है कि बच्चा ना थोड़ा स्क्वीज्ड फील करता है। और जब आप ऐसे बच्चों को, स्पेशली जो आर्ट वगैरह में जा रहे होते हैं, उनको आप नंबर्स के पीछे डालते हैं, कंपटीशन में डालते हैं, सो दे मे फील सप्रेस्ड, एक दबाव सा महसूस करते हैं। और कोटा में जो होता है हर साल, मुझे उसकी चिंता हमेशा रहती है। मैं तो गिनता रहता हूँ, 22 हो गए, 23 हो गए, 24 हो गए, 25 हो गए। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं फिर एक मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि बच्चों के सपने हैं, आपका काम है उनको इनकरेज करिए, उनके ऊपर अपने सपने मत थोपिए, गलत होगा ये। वो अपनी ज़िंदगी खुल के नहीं जी पाएंगे। हाँ, अगर वो एक प्रोफेशन साथ में और पकड़ते हैं और साथ में ये एज ए हॉबी रखना चाहते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन सपने तो बच्चों के आपको इनकरेज करने पड़ेंगे। 3 इडियट्स हमने देखी है और उसमें हमने उसका काफ़ी लोगों ने देखी है, उसमें बड़ा अच्छा मैसेज है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। तो मानसी, तुम कुछ कहना चाहोगे? नहीं, थैंक यू सो मच सर। बस यही बोलना चाहूँगी कि मेरे को नहीं था कि मैं इतने आगे तक आऊँगी, गाऊँगी या अपना कुछ भी टैलेंट किसी को भी दिखा पाऊँगी। तो सर के थ्रू वो सामने आया है, तो इट इज़ वेरी मोटिवेशनल फॉर मी। सो थैंक यू सो मच। मैं तो कहूँगा अभी शुरुआत है, अभी तो, क्योंकि हमने भी गाने लिखने तो अभी 2 साल से शुरू किए हैं, 1.5 साल से, और कविताएं 5-6 साल हो गए हैं। और देखिए कहाँ जाके रुकता है, क्योंकि ये हमारा शौक़ है। मेरा प्रोफेशन तो नहीं है, पर मेरा शौक़ है ये। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग देखते हैं, तारीफ़ करते हैं। कल परसों भी कोई कह रहा था कि डॉक्टर भगत, हमने नहीं कभी सोचा था कि आप गाने भी बना देते हो या कविता भी लिख लेते हो। तो ठीक है, एक अलग टैलेंट हमारा निखरा है। किसने निकाला है वो भी हम जानते हैं, किसने छेड़ाखानी की वहाँ से। तो अच्छी बात है। तो दर्शकों, मैं आपसे फिर यही बात कहूँगा कि अपने बच्चों को समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए, वो आपके पीछे छिप के क्या करते हैं उसको भी देखिए कि क्या वो कुछ हॉबीज़ में जा रहे हैं जो एक रूटीन में जैसे इनकरेज नहीं होती। देखिए, एक ज़माना था जब डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर पहले होता था, वो भी पीछे हट गया। फिर अब जो लेटेस्ट क्रेज़ है वो हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा पॉलिटिशियन बन जाए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि इतने सारे प्रोफेशन अब हो गए हैं दुनिया में। देखिए ना, अब इंजीनियरिंग में ही इतनी सारी ब्रांचेस हो गई हैं, मेडिकल में ही इतनी सारी ब्रांचेस हो गई हैं। और आप लोग देखते हो उन लोगों को जो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में ना तो सारे डॉक्टर सक्सेसफुल है, ना सारे लॉयर सक्सेसफुल है, ना सारे इंजीनियर सक्सेसफुल है। कुछ लोग, अगर आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, तो जब आप अंदर घुसते हैं आप देखोगे कि कुछ लॉयर सडनली लपक के आते हैं कि एक एफिडेविट तो हमसे बनवा लो। तो वो एक उधर वो लॉयर है जो एक कोर्ट में खड़े होने के 20 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए ले लेते हैं। तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता किसी का। बच्चों को समझिए, बच्चों को इनकरेज करिए और उनके टैलेंट को इनकरेज करिए। आप उन पे बहुत एहसान करेंगे आप। थैंक यू जी। मेरा नाम नविता प्रसाद है। मैंने हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर भगत ने एक बुक निकाली है, मुस्कान। उसके ज़रिए बच्चे जो हैं, जिनका टैलेंट छुपा हुआ है, वो उजागर करने के लिए उन्होंने ये बुक निकाली है, ताकि बच्चे अपने आप को आगे दिखा सकें। तो मुझे इससे मोटिवेशन मिला कि मैं भी अपनी बेटी को आगे मोटिवेट कर सकती हूँ, ताकि वो इसके ज़रिए आगे बढ़ सके। इसका श्रेय डॉक्टर भगत को देते हैं, क्योंकि उनके ज़रिए ही मेरी बेटी आगे निकलेगी, उसका टैलेंट लोगों के बीच में आएगा, उसकी एक अलग पहचान बनेगी। जो मैं चाहती हूँ वही चीज़ होगी उसके लिए,
क्योंकि उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी है इस चीज़ के लिए। नहीं सर, ऐसा है कि डॉक्टर भगत के ज़रिए ही बहुत से बच्चे आगे आए हैं, तो मुझे भी लगा कि वहाँ से सपोर्ट मिल सकती है मेरी बेटी को, ताकि उसका भी नाम आगे हो, पता लगे लोगों को कि ये लड़की भी टैलेंटेड है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।